हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है, एंड देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल्स। अब ये प्रिंसिपल्स पर्टिकुलरली हमारा एक बेस है जिनको की फॉलो करके सभी जो है हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जैसे मैंने प्रिंसिपल पहले कहा, प्रिंसिपल होते हैं रूल, और अकाउंटिंग पर्टिकुलरली जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक प्रोसेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का। तो हम मीनिंग देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर्टिकुलरली वो बेसिक एजम्पशंस है या जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिन्हें कंपनी को मानना चाहिए, जो कंपनी को माननी चाहिए while मेकिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो अभी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना रहे हैं और उससे पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस जो सभी चीजें बन रही हैं, उन्हें बनाने के लिए जो जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। अब आपको कहीं कहीं ये वर्ड भी मिल जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब क्या होता था पहले, डिफरेंट कंपनीज दे यूज्ड टू अडॉप्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस बिकॉज कुछ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं थी। एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ द अकाउंटेंट्स उन्होंने कुछ ऐसी ही जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस बनाई, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया। तो अगर आपको क्वेश्चन लिखा आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो जनरल रूल्स एंड गाइडलाइन है जो कंपनी को माननी चाहिए व्हाइल मेकिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आई ट्राई कि मैं वीडियो को शॉर्ट और कंपैक्ट रखूं ताकि हम बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप अपनी बुक से भी जो है रीड कर सकते हैं और डिटेल के लिए। सो आई होप सो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल अब क्लियर होंगे। चलिए फीचर्स कुछ देख लेते हैं इनके। अब फीचर सबसे पहले है मैन मेड है। ऑब्वियसली ये क्रिएशन है ह्यूमन बींग्स की, जो अकाउंटेंट्स हैं हमारे विद देयर एक्सपीरियंस दे हैव फॉर्मुलेटेड, उन्होंने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, जो रूल्स हैं वो प्रॉपर गाइड सभी के लिए सेम है। वो ये नहीं है कि एक एंटिटी के लिए अलग तरह से रूल बनाए हैं, दूसरी एंटिटी के लिए अलग तरह से रूल बनाए, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्मिटी है इन द सेट ऑफ रूल्स, साथ के साथ ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी, ये जो बनाए गए हैं विद द एक्सपीरियंस विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, उन्हें उनके बिना पे ही बनाए गए हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। एंड ये बात नहीं है कि ये प्रिंसिपल स्टैटिक ही है कि एक बार जो बना दिए वैसे ही रहेंगे। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बेटर इम्प्रूव टेक्निक लगती है तो वो भी अडॉप्ट हो सकती है। उसी तरह से प्रिंसिपल में भी अमेंडमेंट हो सकती है अगर लगता है कि कुछ इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। चलिए तो अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूजुअली दो कैटेगरी में क्लासिफाई हैं। जो आपकी बुक में दिया हुआ है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ही एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने डायरेक्टली कंसेप्ट और कन्वेंशंस को साथ में ही दे दिया है चैप्टर 2 में। बट यस, अगर आप अलग से भी आपके बुक में है तो उसमें अलग से ये दो पर्टिकुलरली कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। कंसेप्ट पर्टिकुलरली वो रूल्स हैं जो आपको मानने ही मानने हैं, जिस तरह से गिवन है कंपनी को फॉलो करने हैं। वेरस कन्वेंशन वो कस्टम्स है, वो जनरली जो है रिकॉग्नाइज प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें कंपनीज को फॉलो करना चाहिए। कंपल्सन नहीं है, बट हाँ इन्हें फॉलो करना चाहिए व्हाइल मेकिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब सबसे पहले हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को देखते हैं कुछ। पहला जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि एंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी। तो ये कंसेप्ट हमारा कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो अलग है उनके ओनर से, प्रोप्राइटर से, पार्टनर से और मेंबर से। अगर ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा ओनर है तो दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। चाहे वो ए है, ए का टी स्टॉल ही है, बट जब आप अकाउंटिंग बुक्स बनाओगे तो उसका टी स्टॉल एक सेपरेट एंटिटी है और वो ए अलग एंटिटी है।
ठीक है जी। तो ये पहला कंसेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमारा। तो ये क्या कहता है हमारा कि हमारा जो ओनर है, ओनर डिफरेंट है हमारी कंपनी से। अब इसके अंदर एक और चीज है, इसी कंसेप्ट की इम्प्लीकेशन ये है कि इसी के कारण हम जो कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल जो पैसे ओनर ने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, ड्रॉइंग जो पैसे उसने विड्रॉ किए बिजनेस से, उन सब ट्रांजेक्शन्स को हम सेपरेटली शो करते हैं। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है, होप सब क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड कंसेप्ट पे। सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो कि कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जिन्हें आप मनी की टर्म में किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। इंडिया में रुपी है, कहीं पे कोई और सिंबल है, तो जिस भी ट्रांजेक्शन को आप मनी की फॉर्म में जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। लेट्स से आपने 10 टेबल खरीदे हैं एट द रेट ₹1000 ईच टेबल, ठीक है। तो इस चीज को आप मनी की फॉर्म में बता सकते हो कि हमारे 10,000 रुपए लगे हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज यहां पे लेके चलूं, ऑनेस्टी इंप्लॉयज की, उनका हार्ड वर्क, उनकी एफिशिएंसी, इस चीजों को आप मनी की फॉर्म में नहीं गिन सकते हो, राइट। इन चीजों को हम मनी की फॉर्म में नहीं गिन सकते, इसलिए ये चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, जिन भी ट्रांजैक्शन को आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, सिर्फ उन्हें ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, और अगर कोई और ट्रांजैक्शन है जिन्हें मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड कंसेप्ट देख लेते हैं हम। थर्ड कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो है हमारा पर्टिकुलरली बेस्ड है हमारा कि एंटिटी हमारी लंबे समय तक चलती रहेगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। कई बार ये भी लिखा होता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कि हमें नहीं पता कितनी देर तक, ठीक है, चलेगा बिजनेस। तो फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब भी कोई बिजनेस ऐसे शुरू करता है तो वो ये सोच के शुरू करता है कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। वो ये नहीं सोचता कि जी आज बिजनेस शुरू किया है अगले साल बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सो बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आगे क्या लिखा है, अनलेस देयर इज गुड एविडेंस टू इट्स कॉन्ट्रेरी। अब इसका मतलब क्या है, लेट से एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट करना शुरू किया और उन्होंने एक ए बी कंपनी बनाई, और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, प्रोजेक्ट का टाइम ले लिया 3 साल, तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब ये कंपनी हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पे पता है कि भाई बंद करनी है, तब हम उसे गोइंग कंसर्न नहीं लेंगे। बट अदरवाइज क्या है, यहाँ पे क्योंकि पता है बंद करनी, इसलिए गोइंग कंसर्न नहीं लेंगे। बट जब ऐसा कुछ नहीं है, तब हम लेके चलेंगे बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, और इसी कारण हम उन्हें एसेट्स को अपने उनकी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, जितने पे हमने उसे परचेज किया है, ना कि हम उन्हें उनकी मार्केट प्राइस पे लिखते हैं, ठीक है। इसकी कुछ और इम्प्लीकेशन भी है, बट अभी आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखिए क्या कहते हैं कि अगर सपोज हमने बिजनेस ओपन किया, अभी लास्ट ही हमारा कंसेप्ट था कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, बट बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा तो क्या आप ये नहीं देखोगे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। बिजनेस लंबे समय तक तभी चलेगा जब बिजनेस को पता होगा कि कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे वो खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ये देखने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जो कि हमारे बिजनेस जो हम यूजुअली हम क्या बनाते हैं, 1 ईयर के टाइम इंटरवल बनाते हैं। तो देखिए मीनिंग देखते हैं इसका। ये कंसेप्ट कहता है, यही चीज को ये कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की लाइफ को हम डिवाइड करते हैं अप्रोप्रिएट सेगमेंट में, जो कि यूजुअली है 1 ईयर का, ताकि हम उसके रिजल्ट देख पाए आफ्टर ईच सेगमेंट। 1 ईयर बाद हम यूजुअली हम क्या बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं।
जैसे कि ईयर टू ईयर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बनता है, आपका रिपोर्ट कार्ड भी जो है बनता है। वो किस लिए बनता है? ताकि पता लग सके कि आप कहाँ पे अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे खराब कर रहे हो, और इससे क्या है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता लग पाएगा कि कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं अर्न कर रही है। वो क्या बताएगा? अकाउंटिंग पीरियड की कंसेप्ट की मदद से ये हमें पता लग पाएगा जब हम उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है जी। तो ये एक हमारा कंसेप्ट है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद अपने रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि हम देख पाए कि कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह से जा रही है। ठीक है। और इंडिया में एट प्रेजेंट जो है अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 का जो है यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसके बीच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है। चलिए अब फिफ्थ कंसेप्ट देखते हैं। फिफ्थ कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सिंपल सी एक बात कहता है कि जिस भी चीज पे, जिस भी कॉस्ट पे आपने एसेट परचेज किया है, उसी पे आप उसे बुक में दिखाओगे। ठीक है। अब देखते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि सारे एसेट उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे जिस पे आपने उसे खरीदा है। अब उस कॉस्ट के अंदर जैसे उसे एक्वायर करने की कॉस्ट हो गई, लेट्स से आपने खरीदा है, एक फर्नीचर खरीदा है, उसकी कॉस्ट हो गई आपकी 10,000। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी की कॉस्ट हो गई, आपको पड़ गई 1,000 रुपीज, लेट्स से 1,000 रुपीज आपको उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ गई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको पड़ गई उसकी 100 रुपीज, राइट। मतलब जितने भी खर्चे होते हैं उस एसेट को खरीदने से उसे यूज में, रेडी टू यूज में लेके आने के लिए, वो सारे क्या होंगे? उसी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होंगे। और वो सभी क्या है हमारी जो है बुक्स में रिकॉर्ड होंगे इनिशियल कॉस्ट, और वही इनिशियल कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट रहेगी। जैसे इस केस में ये है 11,100 रुपीज। आप सबको कॉस्ट कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मतलब आपको मार्केट प्राइस नहीं लेना, आपको वही कॉस्ट लेनी है जिसपे आपने उस एसेट को परचेज किया है। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर आप शो कर रहे हो अपनी मशीनरी को, तो जिस कॉस्ट पे आपने मशीनरी खरीदी है उसे दिखाओगे, जिसमें से कि डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे हम। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि नॉर्मल यूसेज से किसी भी चीज की वैल्यू जो कम होती है। जैसे आपने जो फोन खरीदा, लेट्स से मोबाइल फोन खरीदा, तो खरीदने के बाद आपने उसे यूज किया तो विद टाइम उस मोबाइल फोन की वैल्यू कम हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन होती है। ये हमारा आगे कंसेप्ट है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आपको आगे ये चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। तो आई होप सो कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट को। देखिए ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? एक सिंपल सी बात की कंसेप्ट कहता है कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन जो होती है वो एटलीस्ट टू एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करती है, दो एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करती है। मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट। हमेशा डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड के बराबर होती है। अगर कोई चीज 1,000 से डेबिट हो रही है तो वो 1,000 से क्रेडिट भी हो रही होगी, कोई ना कोई अदर चीज, राइट। एक चीज 1,000 से डेबिट होगी, दूसरी चीज 1,000 से क्रेडिट होगी, तो क्या है मैच कर जाएगी। साथ के साथ ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर ही हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमारी मिलती है जो कहती है एसेट का बैलेंस हमेशा कैपिटल, इक्विटी लिखा होता है कई बार, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बैलेंस की क्या है? बराबर होता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसके होने के बाद ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या होती है? बैलेंस्ड ही रहती है। ये अकाउंटिंग हमेशा इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड ही रहती है। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग भी है। ठीक है जी। तो चलिए अब इस वीडियो के लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट एक सिंपल सी बात कहता है कि जब भी आपको रेवेन्यू कब होगा रियलाइज? जब भी अगर आपने अपनी सर्विसेज दे दी, जैसे कि आपने सेल्स कर दी, तब आपको रेवेन्यू क्या है? रिकॉग्नाइज हो गया। चाहे आपको कैश मिला या नहीं मिला, कैश मिला या नहीं मिला दैट इज अ पार्ट, क्रेडिट सेल है कैश सेल है, बट अगर एक ट्रांजेक्शन हो गई
जिससे कि रेवेन्यू मिल सकता है, तो अगर वो ट्रांजेक्शन हो गई तो आपका मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू अराइज हो गया। तो ये देख लें, तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड, मतलब जब आपने ये अर्न किया है, ना कि जब आपको ये मिला है। लेट्स से हमने 2018 में एक सेल्स की 50,000 की, ठीक है, हमने सेल्स की और ये सेल्स है हमारी क्रेडिट सेल, ठीक है। तो मैं सिंपल के लिए ले रही हूँ, 2018 एक ईयर है और 2020 थर्ड ईयर सेकेंड ईयर है, इसके बाद 2 साल बाद। अब ये पैसे जो है क्रेडिट सेल थी, तो 50,000 जो है इस साल रिसीव हुई। अब इस केस में हम इसे इनकम किस साल की लेंगे, 2018 की इनकम लेंगे। रेवेन्यू हम कौन से ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, 2018 में, ना कि 2020 में। तो ये चीज ये कह रहा है जब अर्न किया है तब शो करना है, ना कि जब मिला है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ। एंड जो सेकंड वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, सो फ्रॉम देयर यू कैन कंटिन्यू विद योर कंसेप्ट्स, रिमेनिंग कंसेप्ट्स जो हैं एंड कन्वेंशंस, ताकि आपके अच्छे से अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।